नमस्कार, भास्कर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्रांति प्रिया और इस वक्त हमारे चैनल का खास प्रस्तुति आप देख पा रहे हैं। हम अलग अलग मुद्दों पर बात करते हैं। जी हां, कोरोना विशेष इस प्रस्तुति में हम अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करते हैं और इस पूरे 1 घंटे हमारे साथ लाइव जुड़े होते हैं कई एक्सपर्ट। लेकिन मुद्दे क्या होंगे, कौन से विशेषज्ञ होंगे, कौन से खास मेहमान आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे, उससे पहले आज के आंकड़ों पर हम नजर डाल लेते हैं कि क्या कहती हैं खबरें। कोरोना संक्रमण, जो कि कोरोना काल है, उसमें कितने संक्रमित हो गई, वो संख्या आपको बताते हैं। जैसे कि अगर हम दुनिया भर की बात करें तो दुनिया भर में 37.47 ये वो संख्या, इतने लाख संक्रमित हो चुके हैं। दुनिया भर की हम बात कर रहे हैं और 2.58 लाख मृत्यु हो चुकी है। और अगर भारत देश की बात की जाए तो ये संख्या 49 यानी 1,50,576 केसेस हो चुके हैं। 14,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं इस संक्रमण से, इस बीमारी से। अब बात अगर मध्य प्रदेश की जाए तो 3,110 मरीज हैं, 179 मौतें हो चुकी हैं। और अगर अकेले भोपाल की बात की जाए तो संक्रमितों की संख्या 609 है। किस तरह से ये आंकड़ा बढ़ता ही चला जा रहा है। और अभी हम देख पा रहे थे स्क्रीन में दुनिया भर की ये आंकड़ा कहाँ तक पहुँचा, हमारे देश में इसकी क्या संख्या है, वगैरह वगैरह। और अगर हम चर्चा की खास मुद्दों की हम बात करें कि कोरोना अलग अलग स्तर पर, अलग अलग पहलुओं से, अलग अलग तरह से लोगों पर असर डाल रहा है। फिलहाल के लिए तो आपको बताना चाहूँगी, मेरे साथ बातचीत में शामिल होंगी मेरी साथी भास्कर न्यूज चैनल से प्रियंका वर्मा। प्रियंका, स्वागत है। बिल्कुल क्रांति, आपका भी स्वागत है। प्रियंका, जैसा कि हमने दर्शकों को बता दिया है कि किस तरह से आंकड़े चल रहे हैं कोरोना संक्रमण काल की, हम हर रोज़ 7 से 8 लोगों के साथ जुड़ते हैं इस विशेष कार्यक्रम, इस विशेष प्रस्तुति के माध्यम से और दर्शकों को अलग अलग पहलुओं पर चर्चा करते हैं कोरोना संक्रमण से जुड़े हुए। अब अगर मैं कुछ खास खबरों की बात करूं, हर बार हम हमारे जो एक्सपर्ट हैं भास्कर न्यूज़ चैनल से, वो हमारे साथ जुड़ते हैं और हम उनसे बात करते हैं खास मुद्दों की। प्रियंका, तो फिलहाल के लिए अगर खास खबरों की हम बात करें तो थोड़ी देर पहले ही ये बात सामने आई कि सरकार ने कुछ संकेत दिए हैं और संकेत ये कहते हैं कि कुछ दिशा निर्देशों के साथ जल्द ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट की शुरुआत हो सकती। क्या लगता है कि अगर फिर से धीरे धीरे, जैसे ऐसे लॉकडाउन धीरे धीरे बढ़ाया था, अब उसी लॉकडाउन को धीरे धीरे कम किया जाना, मतलब कुछ सुविधाएं, कुछ छूट देनी शुरू हो चुकी है? क्रांति, बहुत ज़रूरी भी है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें वापस से ट्रैक ज़रूर हों, क्योंकि इसको दोबारा से अगर ट्रैक ऑन नहीं किया जाएगा तो अर्थव्यवस्था पर इसका इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। बिल्कुल सही और बात कहीं है। ना कहीं लोगों की मानसिकता पर भी इसका इफेक्ट तो पड़ता ही जा रहा है। तो ये सारी चीज़ों को बैलेंस बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इकट्ठा एक साथ करते हैं तो शायद वो भी गंभीर हो सकता है। मुझे लगता है कि इसको जिस तरह से बनाने के बाद थोड़ा कंट्रोल किया जा रहा है, ये तरीका कामगर हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से हम छूट की बात कर रहे हैं, छोटी छोटी सी छूट देनी शुरू हो गई है। आज तो काफ़ी कुछ सड़कों पर हलचल दिखाई दी थी, लेकिन दूसरी तस्वीर भी देखने को मिल रही थी और तस्वीरें ये कहती थी कि छूट का फ़ायदा, बोलते ना कि उंगली दी तो हाथ ही पकड़ लिया। तो जो सोशल डिस्टेंसिंग की हम बात करते चले आ रहे थे, उसकी धज्जियाँ बखूबी उड़ती हुई देखी थी। आज हमने दिन भर इन तस्वीरों को भी चलाया था अपनी बुलेटिन में समय समय पर। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ें ही हैं क्रांति, क्योंकि कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें एक हाँ, शेड्यूल को भी आगे मैनेज कर रही हैं, कहीं बिल्कुल न कहीं ये सारी ट्रैक भी हो रही हैं। बिल्कुल। और दूसरी तरफ जिस तरह से गंभीर बीमारी इस वक्त है, ये कोरोना बिल्कुल। वायरस जो प्रियंका, चल रहा है। चूँकि मैंने पहले ही बताया था कि हम इस मुद्दे पे हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे सीनियर भास्कर न्यूज़ से सीईओ साहब जुड़ चुके हैं, राजेंद्र कानूनगो जी। राजेंद्र जी, जिस तरह से हम बात करें अभी मैं और प्रियंका की पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अभी हाल ही में जो खबर उठ कर आई आज की तारीख में कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी शुरुआत कभी भी हो सकती है, जल्द ही इसके दिशा निर्देश दे दिए जाएँगे। तो आपको क्या लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर शुरू होता है तो सोशल डिस्टेंसिंग की जो हम बात कर रहे हैं, जिस तरह से हम सावधानी की बात करें, उसकी धज्जियाँ उड़ती हुई दिखाई दें? बिल्कुल सही कहना है आपका। एक तरफ तो अभी ये चर्चा है कि 17 तक आपको लॉकडाउन में रहना है हुँ, और ये भी संभावना लग रही है कि 17 के पश्चात भी ये तारीख आगे बढ़ सकती है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना संक्रमित पेशेंट्स की संख्या सामने आ रही है और डेथ जिस प्रकार से हो रही है, हुँ। तो उसको देखते हुए अभी ऐसा लग रहा है कि 18 के पश्चात भी ये संख्या
मतलब ये तारीख बढ़ सकती है लॉकडाउन की। अब बिल्कुल। ऐसी स्थिति में ट्रांसपोर्ट की चर्चा करना मैं नहीं समझता कि ये उचित है। हालांकि एक बात सही है कि जनजीवन को सामान्य बनाना आवश्यक है। इस प्रकार से आदमी कब तक घरों में बंद रह करके और अपना समय गुजार सकता है। दूसरी चीज एक और ये है कि ट्रांसपोर्ट शुरू होंगे, हर व्यक्ति के पास तो अपना निजी वाहन हो वाहन नहीं सकता, है बिल्कुल। नहीं है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो शुरू करना ही पड़ेगा, चाहे आज करें चाहे बाद में करें। लेकिन समय को देखते हुए और संक्रमित लोगों की संख्या को देखते हुए इसको शुरू किया जाना चाहिए। और ये परिस्थितियों पर भी निर्भर करेगा और अलग अलग जगह की अलग अलग परिस्थितियां हैं। गांवों की स्थिति अलग है, छोटे शहरों की स्थिति अलग है, बड़े शहरों की स्थिति अलग है। तो वो भी इसमें उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम बिल्कुल। ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू करें तो जी, जी, किस जी। प्रकार से करें। अब एक और इसमें मुद्दा है। ट्रांसपोर्ट जी, जी, बिल्कुल जी सर। एक और मुद्दा है जो जल्दी से डिस्कस करती हूँ आपके साथ कि केजरीवाल सरकार ने हाल ही में एक आदेश जारी किया है जिसमें विदेश से लौटने वाले भारतीयों को 14 दिन तक पेड क्वारंटाइन में रहना होगा। मतलब ये सज़ा जो वो दे रहे हैं, ये अच्छे के लिए भी हो सकती है और कहीं न कहीं इसमें आक्रोश भी देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। आक्रोश बिल्कुल इसमें नहीं दिखना चाहिए। जो विदेश होकर के आ रहा है हुँ, वो कोई झुग्गी में रहने वाला आदमी नहीं है जो विदेश में जा करके आया है। वो हुँ, संपन्न है, सुविधा संपन्न है और हर व्यक्ति का हर प्रकार, भाई विदेश गए थे तो आपने का स्वयं का ये चुना हुआ फैसला था कि हमको विदेश में जाना है। अब यदि आप घर आ रहे हैं अपने और क्वारंटाइन आपको किया जा रहा है हुँ, और जो पेड शब्द आपने उसके साथ जोड़ा है, हुँ, तो निश्चित रूप से आप घर में भी रहेंगे तो आपका खर्च तो होगा ही हुँ, किसी न किसी प्रकार का। तो वहाँ आपको जहाँ सहूलियत के साथ सरकार अपने तरीके से वहाँ पर क्वारंटाइन कर रही है ताकि दूसरे लोगों को उसका संक्रमण न फैले, हुँ, तो निश्चित रूप से यदि आपको उसका भुगतान करना पड़ रहा है तो भुगतान करना चाहिए। ये हुँ। बड़े लोगों का जो ज़्यादा तनख्वाह प्राप्त करते हैं और ज़्यादा संपन्न है, उनका ये कर्तव्य हो जाता है, देश के प्रति कर्तव्य हो जाता है, देश की जनता के प्रति कर्तव्य हो जाता है और ये बिल्कुल सही निर्णय है। जी, बिल्कुल। तमाम जानकारी के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। राजेंद्र कानूनगो जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, सीईओ भास्कर न्यूज़ चैनल। प्रियंका, जिस तरह से ये बात सामने आ रही है, 2-3 मुद्दे ऐसे थे जो ख़ास तौर से चर्चा करने वाले थे। एक तो ट्रांसपोर्ट की शुरुआत होना, दूसरा पेड क्वारंटाइन और तीसरा कहीं न कहीं जैसा कि राजेंद्र सर बता ही रहे थे कि 17 के बाद यानी शायद लॉकडाउन बढ़ भी सकता है और अगर बढ़ता है तो इस तरह की सुविधा और जब अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू होता है तो किस तरह की अव्यवस्था होगी, उसके लिए भी सरकार को, शासन को, प्रशासन को कमर कसनी होगी इस व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए। क्योंकि जब से ये शराब की दुकानें खुल गई हैं, अव्यवस्थाएं या बैंक के काम फिर से पटरी पर आ गए हैं, मतलब ज़िंदगी कहीं ना कहीं जब धीरे धीरे पटरी पर आ रही है तो अव्यवस्थाएं देखने को मिल ही रही हैं और तस्वीरें भी साफ कह रही हैं दिन भर की और खबरों में भी बनी हुई ये चीज़ें कि अव्यवस्था का जो आलम है उस पर नियंत्रण किया जाना बेहद ज़रूरी हो गया फिलहाल। तो क्या कहती हैं प्रियंका? क्रांति, अभाव ही लोगों को कहीं ना कहीं उकसाता है और अभाव की वजह से ही लोग उत्तेजित भी हो जाते हैं और मुझे लगता है कि जितना लंबा समय ये गुजरता जा रहा है, अभाव लोगों के बीच में हाँ, बढ़ता जा रहा है। हाँ, ट्रांसपोर्टेशंस के होने से मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगों में ये अभाव की जो उत्सुकता है कि उसको जल्दी से, क्योंकि स्थिति क्लियर नहीं है, बिल्कुल। हर बार प्रियंका, आंकड़े बदल रहे हैं और तारीखें बदल रही हैं। बिल्कुल। जी क्रांति, बोलिए। अगर मैं तुमसे ये कहूँ अब, चूंकि मैं अगले मुद्दे की तरफ इशारा करना चाह रही हूँ कि आओ प्रियंका, आओ यार बातें कर ले चार, तो तुम्हें कहीं ना कहीं ये पंक्तियां सुनी हुई सी तो नहीं लगती? मैं इशारा कर रही हूँ क्योंकि प्रियंका जरूर असमंजस में है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इशारा है। एक वीडियो आपको दिखाते हैं, फिर आपको इस राज पर से पर्दा उठाते हैं कि क्यों मैंने ये लाइनें कही थी। अब इस भटकते हुए परिंदे से हम पूछते हैं कि इसके भटकने का क्या कारण है। आओ यार बातें कर लो चार। कहाँ घूम रहे हो? वहाँ खड़े हो जाओ। काहे गए दोस्त? कान पकड़ लो, लठ निकालो। चलो गलती हो गई, अब से पूरा आओ, थोड़ा बातें कर लें चार। आओ इधर। टाल में रहते हो, पता है तुम्हें? वहाँ टाल जाने का वो नहीं है परमिशन। टाल कहाँ खुली है? टाल टाल नहीं, दुकान में रहते हैं। कौन सी दुकान? टाल में
तो दुकान खुलने का है ही नहीं है, तो क्या करने गए थे वहाँ? वहाँ बैठते हैं। जिस तरह से हम ये वीडियो देख पा रहे थे प्रियंका, इशारा था कि पुलिस वालों की कई तस्वीरें सामने आ रही, कई वीडियो सामने आ रहे हैं। कभी वो गाना गाते हुए लुभाते हुए नजर आएंगे, तो कहीं डंडे मारती हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं संक्रमण काल में समझाइश देने का जो भी तरीका अपनाया जाए वो अपनाते नजर आ रहे थे। उसी बीच में जो वीडियो भी हम देख पा रहे थे कि आओ यार बातें कर लें चार, ये दरअसल ये जो आवाज़ अभी आपने सुनी थी, भागवत प्रसाद पांडे, ये नाम नया नहीं है, क्योंकि ये प्रदेश में ही नहीं देश भर में ही ये अब आवाज़ गूंजने लगी। ये सूबेदार हैं सीधी में, और आपको बता देती हूँ प्रियंका, ये बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं स्वयं भागवत प्रसाद पांडे जी। पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भास्कर न्यूज चैनल में। बहुत बहुत नमस्कार और जय हिंद सभी को। आइए करते हैं बातें चार। क्या हाल है आप लोगों के? बहुत अच्छे हैं पांडे जी, और आपके वीडियोस सभी के बीच में चर्चा का विषय बने हुए हैं कि जिस तरह से आपने इस जब से लॉकडाउन हुआ है तब से आपने जो सबक सिखाने का, जो नियम कायदे सिखाने का जो तरीका अपनाया था, उस तरीके की तारीफ तो सिर्फ प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर और देश के बाहर भी, चूंकि आप लाइव शो करते हैं हर रोज, तो कैसे आपने ये सोचा कि कान घुमा के पकड़ना ज्यादा जरूरी है? देखिए, ऐसा है कि सभी लोग लगभग परेशान हैं। इस समय लॉकडाउन का ऐसा टाइम चल रहा है, वैश्विक महामारी है, पूरा विश्व जूझ रहा है, हमारा भारत भी उसमें से एक है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमें अपनों से लड़ना है और उन्हीं को बचाने के लिए यह एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, बहुत बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि हम लोगों को रोक रहे हैं कि आप रोड पर ना आए, इसलिए लोगों को रोका जा रहा है कि उनकी जान बचाई जा सके। तो उसमें आपने एक डायलॉग अभी सुना होगा कि तोड़ देंगे तुम्हारे शरीर का कोना कोना, पर होने नहीं देंगे तुमको कोरोना। तो वो जो चीज है पुलिस की, तो लोग बाहर निकल रहे थे, जो उनको पुलिस अपने हिसाब से ट्रीट कर रही थी, क्योंकि आवश्यकता थी, थोड़ा सा सख्ती आवश्यक है। लेकिन इसी बीच एक तरीका मेरे दिमाग में ये आया कि क्यों ना, जैसे जब पुलिस काम करती है इस तरह से, तो उस पर आरोप लगते हैं कि हमने तो कोई गलती की नहीं थी, पुलिस वालों ने बस हमें 4 डंडे लगा दिए, ये कर दिया। करते होंगे लोग, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, नकार नहीं रहा हूँ, पर ऐसा भी नहीं है कि सभी पुलिस वाले एक जैसे होते हैं। तो कुछ हो सकता है, कुछ पुलिस वालों के साथ में आपकी ट्यूनिंग अच्छी ना रही हो, तो कुछ ऐसी बातें हो गई हो, फिर भी पुलिस वाले आपके लिए हैं, आपकी सुरक्षा के लिए हैं, तो प्लीज उन्हें कोऑपरेट करिए। भागवत जी एक सवाल, जैसे कि हम देखते आते हैं कि पुलिस कर्मियों के प्रति कहीं ना कहीं आम आदमी की मानसिकता थोड़ी कटु होती है, उनकी धारणाएं थोड़ी उनके प्रति कटु होती है। तो अभी क्या ये परिवर्तन, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पुलिसकर्मी बड़े स्वभाव के साथ बदलाव करते हुए लोगों की मदद भी कर रहे हैं और अपने कर्तव्यों का, अपनी ड्यूटीज का पालन भी कर रहे हैं और थोड़े स्ट्रिक्ट भी हैं, तो क्या चेंजेस नजर आ रहे हैं लोगों की तौर तरीके में, व्यवहार में? बिल्कुल, एक बड़ा प्रयोग मैंने किया था और वो बहुत बड़े स्तर पे बहुत सफल हुआ। हमारे सीधी में तो सफल हुआ और बाकी जगह का मुझे पता नहीं। इससे एक छोटी सी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि बचपन में जब हम पढ़ाई करते हैं स्कूल में, तो मास्टर हमको थोड़ा सा हल्का फुल्का कहते हैं ना कि कुम्हार भी जब घड़ा बनाता है तो उससे थोड़ा बहुत ठोकता पीटता है, अगर नहीं ठोकेगा तो घड़ा नहीं बनेगा। तो ऐसी ही स्थिति आजकल है, पुलिस थोड़ा बहुत सख्ती दिखाती है ताकि आपका जीवन बचा सके। अब बात करते हैं इस मैटर की। तो फेसबुक लाइव मैंने जब प्रारंभ किया था, तो यह सोच करके प्रारंभ किया था कि जब कोई उधर से आएगा, कोई गलती करेगा, तो मैं उसे लाइव में लोगों को दिखाऊंगा कि देखिए इस व्यक्ति ने ये गलती की है, इसलिए हम इसको सजा दे रहे हैं, इस पे कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन इतना अच्छा इसका परिणाम निकला कि जैसे ही लोगों ने देखा कि वो कैमरे के सामने है, बिल्कुल वहां से आते ही साधु बन गए, बिल्कुल बोले भैया सर गलती हो गई। और वो जो थरथराहट थी उनकी, जो घबराहट थी, उसको दूर करने के लिए हमने कॉमेडी का सहारा लिया। बिल्कुल से। अब जब कॉमेडी का जिक्र किया है तो अगला सवाल रखने से पहले जो लोग आपके इस तौर तरीकों से वाकिफ हैं वो ये भी जानते हैं कि आप बहुत अच्छी मिमिक्री कर लेते हैं, क्यों ना आज भास्कर न्यूज चैनल के इस माध्यम से हमारे दर्शकों के लिए भी कुछ हो जाए। जी हाँ, बिल्कुल, मैं यही कहता हूँ कि दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, अच्छा है। जब दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, तो घर में ठहरने में क्या दिक्कत है? क्यों निकल आते हो, फड़फड़ाते रहते हो बाहर पंछियों की तरह? क्या घर में तुम्हारी इज्जत नहीं है? घर में अपनी इज्जत बनाओ। अपने माँ बाप का नाम रोशन करने की तमन्ना रखते हो कि तुम नाम रोशन करोगे, तुम जा करके बाहर कोरोना लाने का प्रयास कर रहे हो, अपने घर को तबाह करोगे, समाज को तबाह करोगे, देश को तबाह करोगे, दुनिया को तबाह रखने का ये जो तुम्हारा मुद्दा है, इसको यहीं दफन कर दो। अपने आप को इतना सक्षम बनाओ, इतना अच्छा बनाओ कि खुद की रक्षा कर सको। तो खुद की रक्षा नहीं कर सकता, वो देश की, समाज की रक्षा कहाँ से करेगा? इसलिए अपने घर में रहो दोस्त, ये मुश्किल का दौर है, इसको साथ में मिल करके लड़ेंगे, तभी हारेगा कोरोना और जीतेंगे हम।
जय क्या हिंद। बात बहुत है, बढ़िया, क्या बात है। बहुत हारेगा बढ़िया। कोरोना कोरोना और जीतेंगे हम, ये आपकी जीतेंगे हम। पंचलाइन भी है क्योंकि हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, हमने सुना था हारेगा कोरोना जीतेगा इंडिया चल रहा था। जी तो केवल इंडिया क्यों, वासुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा है। और जैसा कि मैंने तो सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, मैंने बस इस पंचलाइन को थोड़ा सा चेंज किया था हम्म सभी को लेकर के, लेकिन सच में पूरा विश्व देख रहा है। अभी मैं 2 हफ्ते बाद जब लाइव आया था हम्म तो मुझे 60% इंडिया में देखा गया, 40% बाहर देखा गया। मेरे पास उसके बिल्कुल, मैं ये एक स्क्रीनशॉट्स वगैरह सवाल सब भी हैं। रखना चाह रही थी क्योंकि जी आप लाइव रहते हैं तो देश विदेश मतलब बाहर के भी लोग आपसे जुड़ते हैं, बाहर की कंट्री से भी। जी बिल्कुल। किस तरह के सवाल आपके सामने रखते हैं? मिमिक्री या अगर थोड़ा सा इस पहलू से अलग हटके क्या लोग आपसे जी। जानकारी लेते हैं? क्या अवेयरनेस की कुछ बातें होती हैं कोरोना या देख उससे संबंधित किसी तरह की? जी जी, देखिए, वो आश्चर्यचकित हैं जो भी बाहर हैं। उन्होंने कहा हमने तो ऐसी पुलिसिंग नहीं देखी, ठीक है। और सबसे जी आश्चर्य का विषय, हमारे कम से कम 50 से 60 वीडियोज पड़े होंगे, लाइव वीडियोज हैं, एक एक 2-2 घंटे के रहते हैं। तो उसमें कहीं कोई ऐसा फिक्सिंग वाला कोई जुगाड़ नहीं रहता कि हम कुछ फिक्स कर दें। लाइव चलता है, दुनिया के हर कोने में बैठ के लोग उसे लाइव देखते हैं। लाइव में लोगों ने सूनी सड़कें देखी हैं, लाइव में लोगों ने देखा है कि किस तरह से लोग, एक काम अगर आ जाता है, कोई कहता है कि मेरी थ्रेशर खराब है, उसका जी पार्ट नहीं मिल रहा, तो 4-4 मैकेनिक फोन करते हैं, 4-4 मिस्त्री फोन करते हैं, सर हमको मौका दो, हम सुधारेंगे। और वो केवल उस पार्ट का पैसा ले रहे हैं। ऐसी वैश्विक महामारी में केवल उस पार्ट का पैसा ले रहे हैं। जो मिस्त्री हैं पंखे के, कूलर के, टेलीविजन के, इनके मिस्त्री केवल और केवल पार्ट का पैसा लेकर के और काम कर रहे हैं। लोग अपनी गाड़ियां दे रहे हैं, 50-50 किलोमीटर, 100-100 किलोमीटर लोगों को भिजवाया गया है पहले, अब तो बंद हो गया। जी जी पर पहले लोगों को 50-50 किलोमीटर, 100-100 किलोमीटर भिजवाया गया, कोई चार्ज नहीं। एम्बुलेंस जैसी सुविधा हम लोगों ने दी, कोई भी चार्ज नहीं उसका। तो ये मानवता को निखारने में कहीं ना कहीं ये हम लोगों के काम आया है। तो बहुत बड़ा माध्यम बना है लोगों के अंदर इंसानियत जगाने का भी। और सीधी की जनता ने क्या गजब का उदाहरण प्रस्तुत किया पूरे विश्व के लिए, न सिर्फ जी देश के लिए। बिल्कुल बिल्कुल देख बहुत सकते हैं खूबसूरत। क्योंकि हमारे पास भी सीधी की जब खबरें आती हैं और आपके वीडियोस आते हैं तो आपका जो तरीका होता है या आपकी पूरी टीम मिलके काम करी, ना सिर्फ जी जी आप बिल्कुल। अकेले। जी नहीं नहीं, इसमें मैं नाम लेना चाहूंगा। जी हमारे जो रेंज है, रीवा रेंज के जो आजी साहब हैं, हमारे पुलिस जी महानिरीक्षक श्री चंचल शेखर साहब, उनके अलावा हमारे जो स्थानीय स्तर पे जो जिला के हमारे प्रमुख हैं, हमारे एसपी साहब श्रीमान एसपी साहब हमारे राघवेंद्र सिंह बेलवंशी जी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया सुश्री अंजुलता पटले जी, और हमारे जिलाधीश जो हैं कलेक्टर साहब हमारे रविंद्र चौधरी जी। तो इन लोगों का इतना अच्छा मतलब कॉम्बिनेशन बना करके चलते हैं, पूरा जिला एक सूत्र में पिरो करके रखा है। बहुत अच्छे से हम लोगों को गाइड करते हैं। और हमारी 4-5 पेट्रोलिंग मोबाइल्स रहते हैं। तो जैसे मैंने कांटेक्ट इस तरह से बना लिया है, तो हम सभी लोग एक यूनिट की तरह काम करते हैं। और निश्चित रूप से इसी का ये प्रतिफल रहा है। अभी तक हमारा सीधी जिला ग्रीन जोन में है, क्योंकि यहाँ का प्रशासन बेहतरीन है, यहाँ की पुलिसिंग बेहतरीन है, और हम लोगों को प्लस ये नेटवर्क भी मिल गया। तो कुल मिलाकर सोने पे सुहागा रहा है। एक अंतिम सवाल आपसे चलते चलते पूछना जी चाहूंगी कि कितना अहम हो जाता है क्योंकि कई बार ये बोला जाता है ना कि आप तो पढ़े लिखे हैं सर, आप तो समझदार ही हैं, तो क्या पढ़े लिखे लोगों को समझाना ज्यादा कठिन हो जाता है कई मामलों में? देखिए, पढ़े लिखे लोगों में एक समस्या रहती है, ईगो प्रॉब्लम। उनको हम्म लगता है कि वो पढ़े लिखे हैं तो उनको एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए। तो उनको मैं बड़े प्यार से समझाता हूँ, बड़े प्यार से ट्रीटमेंट देता हूँ। कभी कभी तो वो समझ जाते हैं कि ट्रीटमेंट पैसे देने से ज्यादा बुरा है, तो वो कह देते हैं नहीं नहीं आप तो चालान काट दो, हमको ट्रीटमेंट नहीं लेना। तो जो समझदार लोग होते हैं उनको अपन इस तरह से समझाते हैं कि अगर आप इतनी डिग्री डिप्लोमा लेकर के, इतनी महंगी गाड़ी लेकर के ऐसी हरकत करोगे, तो फिर ये जो बेचारे गरीब हैं, जो अशिक्षित हैं, हम इनसे क्या अपेक्षा करें? बताइए, आप बताइए मुझे। बिल्कुल बस ये सही, ब्रह्मास्त्र चलता है और वो दोबारा गलती नहीं करते। बिल्कुल सही। बहुत बहुत धन्यवाद भगवत प्रसाद पांडे जी, हम तो कहेंगे चुलबुल पांडे जी, हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। और जिस तरह आप बोलते हैं ना, हारेगा कोरोना और जीतेंगे हम। जीतेंगे हम। बिल्कुल, जय बहुत हिंद। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे भागवत प्रसाद पांडे जी जिनकी अभी आवाज सुन पा रहे थे, जो हमारे से डिस्कस कर रहे थे। अब अगर हम ये बात करना चाहें, प्रियंका, भागवत जी ने इतना टाइम निकाला, मुझे लगता है हम सबकी तरफ से, हमारे चैनल टीम की तरफ से भी धन्यवाद। जिस तरह से कोरोना चल रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें निकल कर आ रही हैं जिन पर यकीन किया जाना भी मुश्किल हो जाता है कई बार। आज हमारे साथ बहुत सारे डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं प्रियंका। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी डॉक्टर विवेक जी से, हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तब तक चूंकि मैं तुमसे डिस्कस कर रही थी कि किस तरह से कोरोना
के अगर रिसर्च वर्क की बात करूं, लिटरेचर की बात करूं, उसे जानने की बात करूं, उसके डेटा की बात करूं, एक अलग, जब डॉक्टर विवेक से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने एक बड़ा ही अच्छा पॉइंट कहा था कि कुछ समय पहले जब वो कोरोना पर रिसर्च कर रहे थे या जब उसे जानने की कोशिश कर रहे थे, तब तक वो डेटा अवेलेबल था। लेकिन जैसे धीरे धीरे वो फैलता चला गया पूरे देश भर में, अचानक से उस डेटा को हाइड कर दिया गया। मतलब बहुत सी चीज़ें, अगर मैं ये वर्ड यूज़ करूं कि रहस्यमय होती चली जा रही हैं, तो शायद इसमें कोई दो राय नहीं होगी। हाँ क्रांति, ये सोचने वाली बात तो पैदा करती है कहीं ना कहीं कि अगर ये डेटा हाइड हो रहा है तो इसकी तह तक जाना और भी कठिन हो जाएगा, थोड़ा जटिल हो जाएगा लोगों को वहां तक पहुंच पाना कि किस तरह से उसका इलाज। क्योंकि पहले भी अगर कहा जाए तो प्राचीन समय में भी नब्ज देखकर और उस बीमारी का अंदाजा लगाया जाता था, तो जब तक आप उसकी नब्ज तक नहीं पहुंचते हैं बिल्कुल सही। क्रांति, तब तक मुझे नहीं लगता है कि उसका इलाज संभव है। तो ये तो वही वाली बात हो गई कि किस तरह से उसकी बिल्कुल। नब्ज पकड़ी जाए और बिल्कुल। फिर उसका इलाज किया हमारे जा साथ सके। डॉक्टर विवेक की मैं बात कर ही रही थी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं वो फोन लाइन पर। डॉक्टर विवेक, किस तरह से कोरोना का डिजाइन से शुरू करते हैं। डॉक्टर विवेक और कोरोना का क्या संबंध है आपस में, पहले इसे रिवील कर ही दीजिए आप। नमस्ते। अगर मैं कोरोना के डिजाइन और स्ट्रक्चर के बारे में कहूं तो आप लोगों ने टीवी स्क्रीन पे या अपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि एक बॉल जैसा एक स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर बोनी स्पिक्यूल निकले हुए हैं, कांटे टाइप का जो निकला हुआ है। बिल्कुल। तो एक्चुअली है क्या कि कोरोना एक्चुअली एक ह्यूमन मेड वायरस है जो आरएनए से लिंकेड है। कोरोना वायरस एक्चुअल जो है वो एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल है जिसमें होती है जो नॉर्मल सेल में इतना बदलाव लाती है कि नॉर्मल सेल खराब होने लगते हैं, और जो लंग्स होते हैं जिनको हम फेफड़े बोलते हैं उसमें भी बहुत ज्यादा बदलाव होता है। तो उसमें म्यूकस की थिकनिंग होने लगती है। जब कोरोना वायरस लंग्स के ऊपर मतलब फेफड़ों के ऊपर अटैक करता है तो म्यूकस की थिकनिंग होने लगती है और सांस लेने में काफी ज्यादा तकलीफ होती है। बिल्कुल। तो मैं ये अपने दर्शकों को बहुत क्लियर करना चाहता हूँ कि कई सारे लोगों को अभी तक ये कंफ्यूजन है कि ये वायरस है, नेचुरल वायरस नहीं है। और अभी आप हाल ही में टीवी पे सुन रहे होंगे कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट आने लगे हैं। एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट का मतलब क्या होता है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी हाल ही में बायोमेडिकल जीनोमिक्स कलकत्ता के अनुसार कोरोना के वायरस का जो डिजाइन है वो 11 तरीके से बदल चुका है। अगर हम इसके 11वें रूप की ही बात करें तो उसका नाम है A2A। अच्छा। तो ये होता क्या है A2A कि ये बहुत लंबा, जैसे ना हमारे छोटे छोटे सांप के बच्चे होते हैं ना, उस टाइप का इसका डिजाइन आया है। अगर मैं इसके पहले के 10 वायरसों की बात करूं, 0A, A2, A3, A6, A7, B1, B2, B3, B4, A1A, जिसमें से सबसे घातक है A2A जिसमें पेशेंट में सिम्टम्स बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते। अब मैं A2A के बारे में भी अगर आपसे डिस्कस करना चाहूँ तो A2A वायरस जो है वो अपने आरएनए में खुद में इतने ज्यादा बदलाव लेके आ जाता है जिससे मरीज के फेफड़ों में काम करना बंद कर देता है। और अगर हम भारत की बात करें तो 45% केस हमारे भारत डॉक्टर में विवेक, भी आपको बता देती हूँ दूसरी लाइन पर आपके साथ ही डॉक्टर शिवम भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। BDS हैं, लेक्चरर पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, SDM डेंटल कॉलेज। डॉक्टर शिवम भारद्वाज, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप ही के साथ पैरेलल लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए डॉक्टर विवेक सिंघई, जो कोरोना से जुड़ी हुई उसके डिजाइन से जुड़ी हुई जरूरी जानकारियां दे रहे हैं। डॉक्टर शिवम, डॉक्टर विवेक, आपको बीच में कुछ सेकंड के लिए रोकना चाहूंगी और एक सवाल डॉक्टर शिवम आपसे भी जुड़ा हुआ है कि किस तरह से आपको लगता है, अब कोरोना अगर महामारी की हम बात करें, आपको क्या लगता है कि कब तक हम इससे निजात पा सकेंगे? मैम, जिस तरह से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और जिस तरह से देखने में आ रहा है कि लॉकडाउन पे भी सरकार थोड़ी रियायत बरत रही है, तो मुझे ये देखते हुए लगता है कि ये आंकड़े बढ़ने के चांसेस हैं, क्योंकि कम्युनिटी स्प्रेड में की स्टेज पर आने के पूरे जो हैं ये फैक्टर्स हैं जो कि उस तरफ ड्राइव कर रहे हैं कोरोना वायरस पेंडेमिक को। तो इसके चलते ये जो है अगस्त तक जहाँ तक ये चीज़ें चल लेंगी, जो
सुनने में आ रहा है मुझे। जी। ये देखते हुए फैक्टर। में दर्द भी है तो उसका अंदाजा लग जाता है कि आपको हेडेक है, लेकिन ये एक ऐसा सिम्टम्स है जिसकी जानकारी आपको तुरंत नहीं लग रही है। तो एक बेसिक अगर इसकी क्वेरी की जाए कि आपको अंदाजा लगे कि कुछ आपके अंदर बदलाव आ रहा है जिसके सिम्टम्स कहीं ना कहीं कोरोना जैसे पाए जा सकते हैं, कैसे पता किया जा सकता है? अगर आप जांच नहीं करवा पाए हैं या 14 दिन तक आपको उस चीज की जानकारी नहीं मिल रही, तो खुद से कैसे उसका अंदाजा किया जा सकता है? मैम, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि इस चीज़ में क्या होता है, ये थ्रोट के थ्रू फैलता है, ठीक है। और अभी आगामी जो केसेस हैं उसमें तो बल्कि सिम्टम्स दिखाई ही नहीं दे रहे हैं पेशेंट को। तो अगर आपका टेम्परेचर और बॉडी टेम्परेचर एकदम अचानक से बढ़ रहा है, या फिर आपको बॉडी एक या इस तरह की कोई भी परेशानी हो रही है, तो आप रेंडमली अपने जो है आप PCR डायग्नोसिस करा सकते हैं, PCR टेस्ट करा सकते हैं अपने नियर बाय जो भी आपके लैब सेंटर्स हैं। इवन आपके जो हेल्पलाइन नंबर्स गवर्नमेंट ने जो प्रोवाइड किए हैं, आरोग्य सेतु ऐप है आपके पास, आप उसके थ्रू जुड़ सकते हैं, जो भी कार्यरत हैं आपके उस एरिया में लोग। तो इस तरह से आप हम उसको तुरंत इस पर। डॉक्टर साहब एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, क्योंकि अब लक्षणों की बात हो गई, पहचान तो हो ही रही है, हर चीज पे हर पहलू पे बात करें, और अभी आजकल हम जिस पहलू पर बात कर रहे हैं वो है वैक्सीन। अगर इसका वैक्सीन बनता है, आपको क्या लगता है कौन से कंटेंट होंगे? मेडिकली मैं इस बात जानना चाहती हूँ कि कौन से कंटेंट को शामिल करके ये वैक्सीन तैयार की जाएगी, जिसमें इतना वक्त लग रहा है और ये तय भी नहीं किया जा पा रहा है कि किस तरह से उसे तैयार किया जाएगा। हेलो। हाँ जी डॉक्टर शिवम, अगर आप सुन पाए हो सवाल तो। यस मैम, कोरोना वैक्सीन की जो आप बात कर रहे हैं, ठीक है, इसके क्योंकि एक तरीके से इसमें जो चेंजेस आते जा रहे हैं कि फ्रॉम सिम्टोमेटिक टू एसिम्टोमेटिक आया है, और जैसे विवेक सर ने बताया है कि जो है कोरोना वायरस के अलग अलग टाइप्स हैं, ठीक है। तो मैम इसकी वजह से इसके स्ट्रक्चर को के मद्देनजर देखते हुए इसकी वैक्सीन बनाने में मुश्किलें आ रही हैं। लेकिन हमारे इटालियन जो फर्म है, आज ही ये न्यूज़ में आया है कि वहाँ से क्लेम किया गया कि एक वैक्सीन बनने के चांसेस हैं, और उनको पॉजिटिव केस सुनने में आ रहे हैं। तमाम तरह की थेरेपीज, प्लाज्मा थेरेपीज, और बल्कि हाइड्रोक्सीक्विनोन का ड्रग का भी यूज इसमें देखने को मिला था। तो लेकिन अभी भी पूरी तरीके से जो चीज़ इसका तोड़ नहीं निकल पा रही है, क्योंकि ये इसका जो वायरस का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का है कि वो टाइप 1, टाइप 2 अलग अलग टाइप के वायरस का री इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। तो इसके इस रेट को प्रोटीन कोड है, और एक आपका जेनेटिक मटेरियल है। तो ये जो है आपका जिस तरह से मौसम के बदलाव देख रहे हैं आज के समय में, तो मार्च के महीने में आप देखिए बारिश और बर्फ पड़ रही है जगह जगह। तो ये सारे फैक्टर्स वो हैं जो कि इस वायरस को पनपने के लिए जो है सहायता देते हैं। तो मैं इसीलिए ये वैक्सीनेशन वगैरह और इन सब चीज़ों में दिक्कत आ जाए। बिल्कुल डॉक्टर शिवम, आपको समय अभाव के चलते यहीं धन्यवाद करना चाहूंगी। दूसरी लाइन पर डॉक्टर विवेक सिंघई जुड़े हुए हैं। एक मुख्य सवाल आपसे करना चाहूंगी, जिस तरह से डॉक्टर शिवम से भी हमने ये सवाल किया था कि वैक्सीन अगर बनती है तो उसके, चूंकि आप डिज़ाइन की बात कर रहे थे, अगर आपके रिसर्च वर्क की मैं बात करूँ तो आप काफ़ी हद तक इसमें एंटर कर चुके हैं। आपको क्या लगता है वैक्सीन, क्योंकि अब लक्षणों की हमने बात की थी, अब बारिश का मौसम एकदम से बदलना शुरू हो चुका है, मतलब अब लक्षण भी करवट लेगा, जिस तरह से इसको बोला जा रहा है कि ये गिरगिट कोरोना है, क्योंकि ये हर 10-15 दिन में और हर इंसान के पास जाते ही अपने लक्षणों को बदल देता है। मौसम का बदलना, वैक्सीन का लेट होना, क्या कोई अंदाजा तो नहीं है कि ये बीमारी और बढ़ भी सकती है, या और अलग तरह से इसके दूसरे रूपों के साथ ये नए स्वरूप में सामने आएगी? मैं इसको इस बारे में कहना चाहूँगा कि जो भी अभी तक जो रिसर्च आया है, और जो हमने भी 2 मेडिसिन सजेस्ट किए थे, जिसका पहली मेडिसिन का नाम है आइवरमेक्टिन, जो एंटी पैरासिटिक ड्रग है, और दूसरा हमने सजेस्ट किया था एंटी ट्यूबरक्यूलर ड्रग है रिफेम्पिसिन। रिफेम्पिसिन एक्चुअली ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। अब आप जो वैक्सीनेशन की बात करते हैं, तो वैक्सीनेशन में हमारे यहाँ इसको प्रिवेंट करने के लिए प्रीवियसली हम इंडिया में अगर देखें तो BCG के टीके लगाए जाते हैं 3 महीने का, जब बच्चा 3 महीने का होता है।
तो वो इसीलिए लगाया जाता है कि उसको ट्यूबरक्लोसिस ना हो बच्चे को। तो ट्यूबरक्लोसिस ना हो, और ट्यूबरक्लोसिस मोस्ट ऑफ केसेस में हम इंडिया में देखें तो लंग्स पे ही सबसे ज्यादा होता है, और कोरोना वायरस का इफेक्ट भी लंग्स के ऊपर ही है। तो मोस्ट ऑफ लोगों का जो कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं या जिनको कोरोना लग रहा है, उनका कहीं ना कहीं इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं वो। तो अभी जो प्रोसीजर चल रहा है, मतलब सारे देश, इंडिया के अलावा भी सारे देश वैक्सीनेशन के ऊपर काम कर ही रहे हैं, पर जो हमारे साथ तकलीफ आ रही है वो एक तकलीफ है कि वायरस जो है वो अपने शेप चेंज करता जा रहा है। हमने जो आइवरमेक्टिन मेडिसिन का सजेशन दिया था वो कोरोना के 10th मतलब 10वें स्ट्रक्चर तक उस मेडिसिन ने काम किया है, और ऐसे रिजल्ट सामने भी आए हैं। और यही इसी को लेके कई, जैसे मैं जर्मनी की बात करूं तो जर्मनी आइवरमेक्टिन को ही लेके अपना वैक्सीन बना रहा है, पर सक्सेस रेट को अभी कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि वायरस अगर स्टेबल शेप में आता है तो वैक्सीन बनना बहुत आसान होगा। और थोड़ा सा भी उनमें कोई चेंजेस होता है, जैसे आपने बोला कि गिरगिट की तरह चेंज हो रहा है, अगर ये चेंजेस होते रहे तो हमें वैक्सीन बनाने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो जैसा कि उसके लग भी लिए रहा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। इसके एहतियात के तौर पे मैं सभी मेरे दर्शकों को कहना चाहूंगा कि जो माननीय मोदी जी ने कहा है कि 2 गज की दूरी और आपको सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग का बहुत ध्यान रखना है, तो अभी हमारे पास रामबाण इलाज यही है। और मेडिसिन आने में अभी जो भी ट्रायल सारे जगह ट्रायल चल ही रहे हैं, और जो हमने मेडिसिन सजेस्ट किया था उसका ट्रायल भी ICMR कर रहा है, और अदर कंट्रीज में भी काफी ज्यादा इस पे ट्रायल हो रहा है। तो अभी हमें शायद ऐसा लगता है कि थोड़ा हमें इंतजार करना पड़ेगा और उस घर पे रहकर ही सुरक्षित रहना पड़ेगा। जी बिल्कुल, बहुत टाइम में रहें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विवेक कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। जिस तरह से प्रियंका, डॉक्टर विवेक, डॉक्टर शिवम ने भी डिस्कस किया ये कि एक तो बहुत अच्छी चीज़ है कि स्ट्रक्चर पे बात की, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने स्ट्रक्चर पे डिस्कशन नहीं किया था कि उस स्ट्रक्चर से किस तरह से उसका डायरेक्शन कैसे चेंज होता है। उसके अगर सिम्टम्स की बात करें और सिम्टम्स की वजह से वैक्सीनेशन की दूरी की बात करें, ये एक बहुत ही अलग पहलू था जिसमें और पढ़ते हैं। चूँकि समय अभाव था इसलिए हमने अभी इस मुद्दे को यही खत्म किया, लेकिन आने वाले समय में हम इस मुद्दे की गहराई पर और चलेंगे। तुमने एक चीज़ और नोट की होगी प्रियंका कि चूँकि कोरोना है तो एक इफ़ेक्ट इसके अलग अलग हैं। जैसे लॉकडाउन की बात करते हैं, लॉकडाउन में घर में रहने की बात करते हैं, और घर में रह रहे चूँकि अब स्कूल तो खुले नहीं हैं, पाठशालाएँ तो बंद हो चुकी हैं, बंद हैं कंटिन्यू, तो फिर ऐसे में ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई। पहले से ही बच्चे बड़े, अब तो सभी की बात करना चाहेंगे क्योंकि सभी लोग घर के अंदर बंद हैं, तो मोबाइल, स्क्रीन, ईयरफोन, इनसे निजात नहीं मिल रही। क्या कहती हूँ? क्या अगर मैं तुमसे ही पूछूं कि कितनी देर तक ईयरफोन इस्तेमाल करती है तो क्या कहोगी? क्रांति, ये तो वैसे भी एक आम जीवन पर बहुत बेहद इसका असर देखने को मिल ही रहा था, और अब फिलहाल ये जो दौर है इसने और लोगों को इन चीज़ों के साथ बहुत ही ज़्यादा अटैच कर दिया है। मोबाइल की कनेक्टिविटी बहुत बढ़ गई है, टेलीविज़न यूज़र्स अब कंटिन्यूसली यूजिंग में है, और हम कहें लैपटॉप हो या ऑनलाइन वर्क, जिस तरह से घर बैठे लोग काम कर रहे हैं, टोटल कंटिन्यूसली उनका वर्क अब घर में बैठ कर के भी काम में है, और उसके बाद फिर मोबाइल यूजिंग भी है, प्लस टीवी यूजेस भी है। तो कंटिन्यूसली आप टेक्निकली, और अगर आप कहें तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के आसपास ही हैं। इफेक्ट है कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कि ये लोगों की आम जीवन के साथ साथ उनकी कुछ रूटीन लाइफ में उनकी फिजिकल स्टैमिना और उनकी फिजिकल फिटनेस को भी कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा है। बिल्कुल, और बी अवेयर करना चाहेंगे क्योंकि अब हर जगह तो ENT स्पेशलिस्ट मिलेंगे नहीं। हम कोशिश करेंगे कि इस कार्यक्रम में डॉक्टर मुदित मित्तल जी हमारे साथ हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रियंका, अगर उनसे हमारा संपर्क होता है तो हम ज़रूर जानेंगे, उनसे बात करेंगे हम कि किस तरह से अगर कानों में लगातार ईयरफोन लगा रहे, क्योंकि अब ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं तो 1-1, 2-2 घंटे बच्चे ऑन स्क्रीन भी रहते हैं, और ब्लूटूथ या ईयरफोन इसके माध्यम से लगातार आवाज़ जाती रहती है। तो देखिए, डॉक्टर मुदित मित्तल हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हम मुदित जी से ही जानते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? कुछ सलाह दीजिए, कुछ टिप्स दीजिए इन लोगों के लिए ताकि ये सावधान हो जाए, क्योंकि अब इजीली नहीं है डॉक्टर के पास तक पहुँच पाना। नमस्कार। एक्चुअली जो स्टूडेंट्स
ऑनलाइन अब क्लासेस ले रहे हैं वो लंबे समय तक कंप्यूटर के सामने बैठते हैं और कान के ऊपर हेडफोन्स यूज़ करते हैं या ईयरफोन्स यूज़ करते हैं। इससे 2 किस्म की प्रॉब्लम्स यूजुअली होती हैं। जी। एक तो ये है कि वो बच्चे लाउड नॉइज़ को, लाउड आवाज़ जो है उसको बड़े लंबे समय तक एक्सपोज रहते हैं। बहुत लंबे समय तक उनके कान में बहुत लाउड आवाज़ जाती रहती है और लंबे समय तक लाउड आवाज़ जाने के कारण ये होता है कि हियरिंग प्रॉब्लम्स डेवलप होती हैं। सुनाई पड़ने की ताकत जो रहती है वो कम होने लगती है। एक चीज़ होती है टिनिटस, टेम्परेरी टिनिटस। उसमें अगर लंबे समय तक लाउड साउंड को अगर एक्सपोज रहते हैं तो कान में कुछ घंटी जैसी आवाज़ें, सीटी जैसी आवाज़ें कुछ बच्चों में डेवलप हो जाती हैं। हालांकि टेम्परेरी रहती हैं, कुछ समय के लिए रहती हैं, पर नुकसान करती हैं ये सब चीज़ें। ये तो हुआ हियरिंग से संबंधित प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम और जो होता है वो ये है कि लंबे समय तक कान के अंदर ईयरफोन्स या हेडफोन्स लगाने पर कान तो ईयरफोन और हेडफोन खुद भी डैमेज करते हैं। कान की चमड़ी को नुकसान पहुंचता है, कान के स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचता है। उसके कारण कान में दर्द डेवलप हो सकता है, कान के अंदर इन्फेक्शन हो सकते हैं। इस रास्ते से कान में कीटाणु जाने की संभावनाएं रहती हैं, तो ये एक प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है। तो इसलिए जब ऑनलाइन क्लासेस करें तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दें, आवाज़ कम से कम तक रखें और दूसरा ईयरफोन और हेडफोन्स को अपने क्लीन रखें, अवॉइड करें बहुत ज़्यादा अंदर तक उनको यूज़ करना। इस तरह की कुछ चीज़ों पे ध्यान रख सकते हैं। जी। डॉक्टर मुदित, अगर मैं ये पूछूं, क्योंकि संक्रमण का समय है, तो वो जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर मैं पूछना चाहूँ, बोलते हैं ना कि एक मास्क अगर कोई यूज़ कर रहा है तो उसका मास्क यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। घर में भी कुछ चीज़ें सुरक्षा के दृष्टिकोण से, कुछ आदतें डेवलप कर लेनी चाहिए। ये तो सुना है कई बार कि ईयरफोन भी नहीं यूज़ करना चाहिए एक दूसरे का। इस समय जब बहुत ज़्यादा सावधानी, सतर्कता बरती जा रही है, तो क्या ये संभव है, ये मेरा प्रश्न है, क्या ये संभव है कि ईयरफोन के जरिए भी संक्रमण ट्रांसफर हो सकता है, वायरस? वेल देखिए, अभी ऐसे कोई एविडेंसेस, ऐसी कोई रिसर्च या स्टडीज अवेलेबल नहीं है कि ईयरफोन के जरिए, ये खास कोविड के माहौल में हम इसके बारे में बात करें कि इसका संक्रमण हो सकता है, लेकिन ऐसी कोई स्टडी नहीं है। लेकिन ईयरफोन और हेडफोन एक पर्सनल इक्विपमेंट होता है, अपना पर्सनल होता है, इसलिए इस बात की हमेशा सलाह दी जाती है कि अपना पर्सनल इक्विपमेंट, अपना पर्सनल सामान जो आपके शरीर के में लगता है, इस्तेमाल होता है, उसका दूसरा कोई इस्तेमाल करे ये ठीक नहीं है, या आप किसी दूसरे का इस्तेमाल करें ये ठीक नहीं है। इसको तो हमेशा अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि अगर उस पर कुछ कीटाणु लगे होंगे तो उस इक्विपमेंट से वो हमारे कान में जा सकते हैं और इन्फेक्शन कर सकते हैं, या हमारे इंस्ट्रूमेंट में अगर कुछ कीटाणु लगे होंगे, हेडफोन में लगे हुए हैं, तो दूसरे के कान में जा सकते हैं। तो इसलिए ये तो बिल्कुल सलाह नहीं है कि दूसरे का हेडफोन या ईयरफोन यूज किया जाए। प्रियंका, कुछ पूछना चाहोगी क्या? नहीं, बस डॉक्टर, यही जैसे कि अभी हम देख ही रहे हैं डॉक्टर कि लोग टेलीविजन का यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल्स का यूज़ कर रहे हैं, कई तौर पर हम देख रहे हैं कि लोग अब फ्रेश एयर नहीं ले पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो फ्रेश एयर, अब घर बैठे ही उनको हर तरह का आयाम और योग करना हो रहा है, तो क्या इसका भी इफेक्ट पड़ रहा है उनकी बॉडी पर या डेली रूटीन्स लाइफ पर कहीं पड़ सकता है, या कहीं उनकी फिजिकल स्टैमिना पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा? जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो दूसरा एस्पेक्ट है, जो मेंटल हेल्थ एस्पेक्ट है, उसकी तरफ हमारा ध्यान कम जा रहा है। वो मेंटल हेल्थ एस्पेक्ट जो है, जो जिसको हम बोलते हैं कि साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, बच्चे के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, हमें इस विषय में सोचना चाहिए। हाँ। जो कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये हैं कि जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उसमें एक ड्रॉबैक ये है कि बच्चे का अटेंशन, बच्चा कितना फोकस्ड है, जो मटेरियल है, जो टीचर टीच कर रहा है उसकी तरफ कितना अटैच्ड है, कितना फोकस्ड है, या वो उसका ध्यान जो है वो डाइवर्टेड है, वो कितनी देर एंगेज रह पा रहा है उसके साथ में। ये चीज़ बहुत ध्यान करने की चीज़ है, क्योंकि ऐसे ऑनलाइन क्लासेस में ये हो नहीं पाता है प्रैक्टिकली। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चे का अटैचमेंट अपने टीचर के साथ में होने की जगह उस मशीन के साथ अटैचमेंट होता है, बिकॉज उस मशीन के ऊपर वो बैठ के काम कर रहा है। ये एक साइकोलॉजिकली बड़ी अजीब फिनोमिना है, जिसको ह्यूमन रेस काफी लंबे समय से महसूस कर रही है, लेकिन अब ये अपने पीक पर आने वाला है। जी, बिल्कुल। तीसरा, बारे में कभी कोई मतलब स्टडी होनी चाहिए और इस चीज को भी फॉलो करना चाहिए कि जब क्लास ऑनलाइन चल रही है तो कुछ स्टूडेंट टीचर की जो टीचिंग है उसको फॉलो ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि उसका पेस ज्यादा है। बिल्कुल सही। वो स्टूडेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं,
उनका एंगेजमेंट और कम हो जाता है। एक चीज होती है डिफरेंशिएटेड इंटरेक्शन। डिफरेंशिएटेड इंटरेक्शन मतलब अब जब क्लासरूम में होते हैं तो टीचर को समझ में आता है अपने स्टूडेंट के लिए कि ये स्टूडेंट मेरा थोड़ा सा कम कर पाता है और ये स्टूडेंट फास्ट कर लेता है, तो वो अलग अलग स्टूडेंट को डिफरेंशिएटेड इंटरेक्शन करती है। लेकिन जब वो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं तो सबके साथ एक जैसा ही व्यवहार चलता है, तो उसमें कुछ स्टूडेंट कोप अप नहीं कर पाते। जी 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 जी, तो कहीं वो ना कहीं फ्रस्ट्रेट साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी है इसका। बिल्कुल बिल्कुल, वो फ्रस्ट्रेट होते हैं इस चीज के लिए। अब इस जब चीज पर आपने हमारा ये ध्यान जाता जी है। जी बिल्कुल आपने ये मुद्दा छेड़ ही दिया है, तो फिलहाल के लिए आपको यही धन्यवाद करना चाहूंगी और जी। मैं यहाँ से सीधे लेकर चलूंगी साइकोलॉजिस्ट के पास। डॉक्टर मुदित, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। प्रियंका, जिस तरह से डॉक्टर मुदित ने इसका रुख बदल दिया है और ईएनटी से होते हुए हम साइकोलॉजिस्ट के पास जरूर जाना चाहेंगे। हमारे पास डॉक्टर विनय मिश्रा जी भी हैं लूप में। वाकई उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है, अगर ध्यान दिया जाए कि वर्चुअल क्लासेस की अपनी एक विशेषता होती है, लेकिन ये तब तक थी जब तक हम लॉकडाउन नहीं थे। प्रियंका, नोट किया होगा कि जब से हम लॉकडाउन हुए हैं, ये जो हम बोलते थे ना कि ऑनलाइन होनी चाहिए चीज़ें, घर में बैठ के सारे काम किए जाना चाहिए, वर्क फ्रॉम होम को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा था, अब जाके समझ में आ रहा है कि बॉस घर में ज़्यादा दिन तक रहना खतरे से खाली हो सकता है, ये मानसिक स्थिति को भी गड़बड़ा सकता है। क्या कहती हो प्रियंका? बिल्कुल सही कह रहे हैं क्रांति, क्योंकि ज़्यादातर आजकल अमूमन हम देखें तो हर वर्ग का व्यक्ति घर से बाहर अपना समय बिता ही रहा है। हम अगर बुजुर्गों की भी बात करें तो उनको भी समय अंतराल अपने आप को कहीं भी थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट देना ही होता है। उन्हें लगता है कि हर वक्त घर में रहना भी साइकोलॉजिकल उनको डिस्टर्बेंस दे सकता है, उनकी मानसिकता को शायद थोड़ा सा गड़बड़ कर सकता है या उनके ऊपर एक गहरा असर पड़ सकता है, तनाव पैदा हो सकता है उनके अंदर। उससे फ्री होने के लिए, स्ट्रेस फ्री होने के लिए थोड़ा लोग बाहर जाना तो ज़रूर पसंद करते हैं। यही वजह है कि अब कंटिन्यूसली अगर आप घर में ही हैं और जब एक प्रेशर में आप घर में होते हैं कि नहीं अब आपको घर में ही रहना है, मुझे लगता है ये तो एक गहरा प्रभाव आपकी मानसिकता के ऊपर पड़ता ही है, जिससे तनाव बनता है। और एक और चीज नोट करने वाली थी प्रियंका, अगर गौर करें तो थोड़ा पीछे चलते हैं, 22 तारीख की तरफ चलते हैं अपन। जब से लॉकडाउन हुए थे, जनता कर्फ्यू के बाद से कंटिन्यू जब लॉकडाउन हुए थे, शुरू में इतनी हलचल मच गई थी सोशल मीडिया में, जिसे देखो वही अपने वीडियोस डाल रहा था, जिसे देखो वही मैसेजेस ड्रॉप कर रहा था, तरह तरह के नए इनिशिएटिव्स लिए जाने लगे थे। लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन तारीख दर तारीख बढ़ता चला गया, ये जो जोश था वो कम होता चला गया। एक पहलू ये था हाँ कि सोशल नेटवर्किंग या इस सोशल मीडिया के बगैर भी जिंदगी हो सकती है, ये सोचने का भी मौका मिल रहा है, क्योंकि अब हर चीज से हम बोर हो चुके हैं। क्रांति, कितना आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं? आप दिन भर में अपने कामों के साथ साथ टेलीविज़न और एंटरटेनमेंट के साथ साथ सोशल मीडिया का उपयोग सिर्फ उतना ही करते हैं जितना आप अपने आप को एक्सपोज करना चाहते हैं। अब ऑल द टाइम आप फ्री हैं, घर में हैं, तो कितनी चीज़ों को एक्सपोज करेंगे। और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया का यूजेज मुझे लगता है ज़्यादातर लोग आउटसाइड रहकर ज़्यादा बेहतर करते हैं, घर में रहकर। एक और चीज देखने को मिल रही है प्रियंका, चूंकि साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो घर में रहना दिन भर कुछ दो तरह के लोग हैं अगर देखा जाए तो। इसकी तस्वीर के दो पहलू हैं कि एक जहाँ पे लोग लगातार खाते चले जाते हैं, और एक वो लोग हैं जो बाहर के खाने से अब बच गए हैं। अगर स्टूडेंट, जो बाहर रहने वाले स्टूडेंट की बात करें या ऐसे लोगों की बात करें जिनके घर में एक टाइम का खाना बाहर से ऑनलाइन ऐप के जरिए तो आता ही था, अगर वो बाहर नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि यूज टू हो गए थे ना कि एक क्लिक में, एक ऐप में आप बस ऑर्डर कीजिए और तुरंत आपके पास घर पर आ जाता है सारा सामान। इतना इजी हो गई थी व्यवस्थाएं, तो पेट का गड़बड़ाना, और वैसे भी कहा जाता है कि पेट से ही सारी बीमारियां होकर निकलती हैं। क्या कहती हो? बिल्कुल क्रांति, ये तो बात सच है, क्योंकि कहीं ना कहीं बाहर के खाने को हम थोड़ी महत्वता इसलिए भी देते थे क्योंकि बिजी लाइफ लोगों की बहुत ज़्यादा है। घर में अगर 6 लोग रहते हैं तो कम से कम 4 या 3 लोग कहीं ना कहीं व्यस्त होते हैं, कामकाजी रूप से जुड़े होते हैं, जिसकी वजह होती है कि कहीं ना कहीं घर आकर एक थकावट फील होती है और उन्हें लगता है कि अब खाना बनाना, आपके पास अगर बेहतर सहूलियत है कि अगर आप बाहर से ऑर्डर करके खाने को मंगवा सकते हैं, तो लोग इसका प्रोविज़न ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। कई लोग इस चीज़ का बेहतर फ़ायदा उठा रहे थे, और जिसका रीज़न भी था कि पौष्टिक आहार जो कि नहीं मिल पा रहा था लोगों को। अब कम से कम घर में रह के, लॉकडाउन में रह के कि चीज़ें, बहुत से लोगों से जब बात होती है, हमारे पास खुद चैनल में जब बहुत सारे वीडियोस आते हैं लोगों के, तो वो अलग अलग तरह के वीडियोस में 90% वीडियोस ये होते हैं कि आज हमने नई डिश
ट्राई की। तुम्हारे पास भी ऐसे कुछ वीडियोस आते ही होंगे प्रियंका, कि किस तरह से अब लोग बोल रहे हैं ना कि नई नई चीज़ों को ट्राई कर रहे हैं, और ये अच्छा तरीका है। अगर खुद से खाना बनाना और ये बोला जाए कि घर के खाने के महत्व को अगर समझ जाते हैं तो वाकई गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आने वाले समय, क्योंकि पेट अगर तंदुरुस्त रहेगा तो पूरी बॉडी स्वस्थ रह सकती है। और कहीं ना कहीं घर के खाने से इम्यूनिटी सिस्टम, क्योंकि आज के समय में इस संक्रमण से वही बच पाया है जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रांग है। कहीं ये बात तो सिद्ध हो गई है क्रांति कि आप जितना अपनी बॉडी की एक्सरसाइजिंग करते हैं, बॉडी को जितना इम्यूनिटीज देने के लिए कई अच्छे तत्वों का यूज़ करते हैं, जीवन का आयाम व्यायाम प्रॉपर रखते हैं, तो इससे आज ये तो साक्षात हो चुका है सिद्ध कि बीमारियां शायद यही रीज़न रहे हैं कि कहीं लोग डील डोल दिए हैं, या कहीं ना कहीं लोगों ने इस चीज़ को नज़रअंदाज किया है कि उन्होंने अपने आयाम व्यायाम को प्रॉपर नहीं रखा है, खान पान को प्रॉपर नहीं रखा है, सुबह से लेके शाम के रूटीन लाइफ को कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस तो दिए हैं, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लमें उनकी लाइफ में आती हैं। तो ये वायरस ने कहीं ना कहीं लोगों की ये भ्रांतियाँ तोड़ी हैं कि अगर आप अपने आप को फिट रखते आए हैं, अगर आपकी रूटीन लाइफ प्रॉपर चलती आई है, तो कोरोना वायरस ही नहीं, इवन कोई भी बीमारी आपके पास फटक ही नहीं सकती। बिल्कुल नहीं सही, सकती है, बिल्कुल सही, क्रांति। क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है, बोलते हैं ना कि नियंत्रण है, ये तो स्वनियंत्रण वाली बात है कि जिसने क्योंकि अभी ये शारीरिक बीमारी है, लेकिन आप देखिए इसने तो पूरा कायाकल्प ही कर दिया है। मानसिक रूप से जिस तरह से हम में चेंजेस आए हैं, अगर दूर नहीं जाते हैं, अगर हम पर्टिकुलर हम लोगों की ही बात करें तो अपने अंदर अपने व्यक्तित्व में कितने सारे परिवर्तन आए हैं। साइकोलॉजी के स्तर पर अगर देखा जाए तो हम में चेंज आए, फिजिकली अगर देखा जाए तो हम में चेंज आए, क्योंकि वो लोग तक जो कुछ समय पहले तक फिटनेस से दूर भागते थे, योग से दूर भागते थे, अब वो बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं कि एक्सरसाइज और यही रोग दरअसल रोगों को दूर रख सकता है। क्रांति, एक चीज़ बड़ी अच्छी बदलाव में नज़र आई है, जैसे हम देख रहे हैं कि ये जो महीना है ये कहीं ना कहीं गर्मी का कड़क महीना माना जाता है, और हर बार हम देखते थे कि गर्मी का स्तर बढ़ते ही लोगों में वो बेचैनियां शुरू हो जाती थी कि गर्मी बढ़ गई है और बहुत तेज गर्मी है, इस साल रिकॉर्ड टूट रहा है। हाँ, बीच में रोक देती हूँ क्योंकि हमारी बातें तो चलती रहेंगी। डॉक्टर राकेश जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट। डॉक्टर राकेश जैन, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, अभी यही चर्चा हो रही थी कि किस तरह से पेट की बीमारियां अब कम हो गई हैं, क्योंकि बाहर का फास्ट फूड की जो हम बात करें, जो आए दिन रोजमर्रा हमारी लाइफस्टाइल का एक हिस्सा हो गया था, अब वो कम हो गया है। दो पहलू तो हमने चर्चा की थी, आपने एक तीसरे पहलू को भी उठाया था। मैं चाहूंगी यहीं से शुरुआत करते हैं बातचीत की। जी, मैं डॉक्टर आर.के. जैन हूँ, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, मेडिकल कॉलेज हमीदिया हॉस्पिटल में। जी सर। और आपका जो सवाल था कि इस समय लोग जो बाहर का फास्ट फूड नहीं ले पा रहे थे उसका, और जो घर में बैठे बैठे खा रहे हैं डिफरेंट टाइप के फास्ट फूड बना के, और एक्सरसाइज नहीं हो रही है, दोनों की जीवन में क्या इफेक्ट पड़ रहा है। जी। आपको पता है कि इस समय हम लोग एक ऐसी दौर से गुजर रहे हैं जिसने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से हम अपनी लाइफ को जिएंगे, या सभी लोग इस तरह से जी रहे हैं, और उसमें टाइम पास करना, तरह तरह के व्यंजनों का उपयोग करना एक कॉमन चीज है। लेकिन हमें थोड़ा ध्यान ये रखना पड़ेगा कि हम अगर ज्यादा डाइट और कैलोरीज और फूड और फैट ज्यादा लेते हैं तो हो सकता है कि जीवन में हम अपना वेट गेन करें, क्योंकि एक्सरसाइज इस समय बिल्कुल कम हो रही है। तो हमें अपना ध्यान रखना चाहिए। जहां तक फास्ट फूड का संबंध है वो इस समय बंद है। फास्ट फूड के अपने अलग नुकसान हैं। फास्ट फूड से वेट गेन होता है, फास्ट फूड से बॉडी में ओबेसिटी बढ़ती है, फास्ट फूड से कोलेस्ट्रॉल खराब होता है। तो ये अच्छी बात है कि हम फास्ट फूड से दूर हैं, लेकिन घर में भी हमें अपना ध्यान रखना है कि उतनी एक्सरसाइज और डाइट दोनों का बैलेंस बना के आदमी को चलना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। आपको याद हो आर.के. जैन साहब की दो मुद्दों पे बात की। एक तो वो लोग जो लगातार खा रहे हैं और घर में रह रहे हैं, ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जो जरूरी सेवाओं के लिए नहीं निकल रहे हैं बाहर, और दूसरे वो लोग जो फास्ट फूड जिनका बिल्कुल कम हो चुका और वो अपने व्यक्तित्व में, अपनी बॉडी में अलग तरह के चेंजेस देख पा रहे हैं। तीसरा, एक और बात जो मैं आपसे चर्चा करना चाह रही थी, आपने कहा था कि 10 से 15% इसके अगर लक्षणों के चेंजेस की बात करें तो कहीं लूज मोशन का आपने जिक्र किया था। लूज मोशन का प्रेजेंटेशन कोविड में भी होता है। कोविड का जो वायरस है वो जब आंत में पहुंचता है तो उसमें एक रिसेप्टर्स होते हैं आंत के अंदर,
जब उसको कांटेक्ट करता है तो कई पेशेंट में लूज मोशन से प्रेजेंटेशन देखने में आया है। जितनी भी सीरीज पब्लिश्ड हुई हैं चाइना की, इटली की और बाहर ऑल ओवर वर्ल्ड में, कुछ लोगों को प्रेजेंटेशन लूज मोशन से भी प्रेजेंटेशन होता है। इसलिए ये भी एक तरह का, जैसे सांस की खांसी, सांस फूलना, सांस लेने में तकलीफ होना, रेस्पिरेटरी सिम्टम आते हैं, इसी तरीके से ये वायरस पेट की आंत में भी काम करता है और लूज मोशन से प्रेजेंटेशन संभव है, जिसका हमें ध्यान रखना होगा जब हम डायग्नोसिस की तरफ जाते हैं। जी बिल्कुल, कुछ खास सलाह, कुछ खास टिप्स हो सकती है बतौर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की इन चीज़ों का की नज़रअंदाजी की जा रही है इस दौरान? नहीं, इसमें नजरअंदाजी कोई नहीं कर रहा है। हमारा देश बहुत अच्छी तरह से फॉलो कर रहा है इंस्ट्रक्शन को, और हम उम्मीद करते हैं कि दूसरे देशों से हमारा देश में हम बहुत अच्छे तरीके से इस बीमारी को निपट रहे हैं। सहयोग प्रशासन का भी है, सहयोग जनता का भी है, और उम्मीद करेंगे कि हम इस बीमारी को जल्दी से जल्दी कंट्रोल कर सकें। इसे बोलते हैं पॉजिटिव स्प्रेडनेस। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आर के जैन साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो प्रियंका, आज की मुख्य बातचीत अगर इसका सार निकाला जाए तो आज हमने चिकित्सीय जो सिनेरियो गढ़ा था अपने इस कार्यक्रम में, तो बहुत सी चीज़ें खुलकर सामने आई। हमने अलग अलग मुद्दों पर बात की, कभी शारीरिक दृष्टिकोण से बात की तो कभी मानसिक दृष्टिकोण से। क्या लगता है कि अब किस तरह की, अगर कोरोना काल, चूँकि हमारे इस प्रोग्राम का नाम भी यही है, तो किस तरह की तैयारी की अब हमारे आपस में भी ज़रूरत है? क्रांति, ये सही कहा कि स्वस्थ रहिए और स्वच्छ रहिए। अगर आप स्वस्थ हैं, स्वच्छ हैं, तो आप बेहतर जीवन और विकासशील जीवन की ओर तो ज़रूर जाते ही हैं, क्योंकि स्वस्थ आपका होना ही आपको पॉजिटिविटी देता है और स्वच्छ रहना आपके आसपास के माहौल को भी खूबसूरत बना देता है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों चीज़ें यहाँ सिद्ध हो रही हैं। डॉक्टर्स की सलाह हम अक्सर लेते आए हैं और आज तक हम देखते हैं कि जनजीवन पर असर बीमारियों का ज़्यादातर पड़ता ही रहा है। मानसिकता लोगों की विकृति को उस लेवल पे लेके जाती है कि अपराध भी वहीं से जन्म होते हैं। तो मुझे लगता है कि स्वस्थ रहेंगे और स्वच्छ रहेंगे तो बहुत हद तक इस बीमारी का ही नहीं, कई मूलभूत समस्याओं का भी सुधार होगा। ये लॉकडाउन जाते जाते बहुत कुछ सिखा जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इस वक्त जो हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से लोग अपनी दुविधा, अपनी असुविधा को भूल कर किस तरह से लोगों की मदद के लिए एकजुट हो गए हैं। सारी चीज़ों को भूल गए कि हर एक चीज़, हर एक वर्ग को अगर ध्यान में रखकर इस बात को मैं कहूँ कि सब चीज़ों को भूलकर लोग एक दूसरे की मदद के लिए आगे आए हैं। इसकी बहुत ज़रूरत थी, एक लंबे समय से एक कमी थी जो आपस में हमें खलती चली जा रही थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना से तो हम निपट ही जाएंगे, कि जिस तरह से हमारी एकता है, जिस तरह से हम सब एकजुट होकर आगे बढ़ रहे हैं, इससे डटकर, इससे लड़कर सामना कर रहे हैं, इससे तो हम निपट ही जाएंगे। लेकिन आने वाले समय में हम जो इतिहास गढ़ने वाले हैं वो तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए प्रियंका, समय यही इजाज़त देता है, तो हम दर्शकों को बोलते हैं कि कल फिर मिलेंगे। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ मेरी साथी प्रियंका वर्मा जुड़ी हुई थी कार्यक्रम में। धन्यवाद करना चाहूँगी बातचीत में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ दर्शकों, फिलहाल के लिए कार्यक्रम में इतना ही। चलते चलते यही कि स्टे एट होम, स्टे सेफ और सुरक्षित रहिए, आसपास के माहौल को भी सुरक्षित रहिए। और क्रांति प्रिया को दीजिए इजाज़त, कर फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।